अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार। नाजरीन, आज थोड़ी सी पॉजिटिव बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉजिटिव काम हुआ, लिम्स के नाम से एक इदारा बना, लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि पाकिस्तान में एक ज़री इनकलाब लाने की कोशिश इस इदारे के ज़रिए की जाएगी। एक तो हम पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर हमेशा पढ़ते थे पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है। चूँकि 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था और वो 30 साल तक रहा था, तो इसी वजह से वो जो किताबें थी उनको अपडेट नहीं किया गया, तो पुराना सिलेबस ही हम पढ़ते रहे कि जी पाकिस्तान एक ज़री मुल्क था। लेकिन हालत अब ये हो चुकी हुई है कि 10 अरब डॉलर की हम ज़री अजनास जो हैं वो बरामद करते हैं। तो 10 अरब डॉलर बजाय इसके कि हम दुनिया को गंदम भेजें, हम कपास का वो भेजें, हम यहाँ से आम और दूसरी चावल ये सब चीज़ें भेजें, हम वहाँ से गंदम लेके आ रहे हैं, हम दालें लेके आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें बाहर के मुल्क से दरामद करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से हमारा एक बहुत बड़ा ज़र मुबादला का जो चंक होता है वो इसमें चला जाता है। अगर हम ज़री तौर पे खुद कफील हो जाएं तो ये 10 अरब डॉलर बचे, उसके बाद जब हम उसको बरामद करें तो उससे कितना ज़र मुबादला जो हम कमा सकते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर फूड जो शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार 38% लोग हैं और शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार 18% लोग हैं। इस साल बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की, लेकिन मसला ये है कि हमें हर साल अब जाना है और उससे बढ़ के करना है काम। तो उसके लिए एक इनिशिएटिव जो हुकूमत ने लिया, उन्होंने कहा कि ऐसी तमाम ज़मीनें जो नाकाबिले काश्त, जिनको हमने समझ के छोड़ दिया, जैसे थर हो गया, चोलिस्तान हो गया, उस सारा का अंदाज़ा लगाया कि ये जो 25 लाख एकड़ के करीब ज़मीन बन रही है कि इसको काबिल काश्त बनाना है। वहाँ पे नहरों के ज़रिए पानी पहुँचाना है, चेक डैम बनाने हैं। तो और हुकूमत का अंदाज़ा ये है कि कोई 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी इसमें आएगी, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कॉर्पोरेट फार्मिंग भी हो सकती है, किसानों को जो है कर्जे दिए जा सकते हैं, या जो वहाँ से आके सरमायाकारी करेंगे तो वो ज़ाहिर लोगों को जॉब्स देंगे। सऊदी अरब के साथ बातचीत चल रही है कोई 50 करोड़ डॉलर के इन्वेस्टमेंट के लिए ना। तो जो इसमें बहरीन आएगा, कतर आएगा, यूएई आएगा। बहरीन है, वहाँ पे कुछ खुद प्रोड्यूस नहीं किया जाता, वो सब दुनिया से मंगवाता है। तो अब जो शहबाज शरीफ साहब जब इसको एक्सप्लेन करते हैं, उन्होंने कहा था कि इनको इंसेंटिव ये होगा कि जब वो यहाँ पे आएंगे सरमायाकारी करेंगे, जो ज़रिए अजनास होगी वो अपने मुल्क में वापस लेके जा सकते हैं। यानी कि जो वो सरमायाकारी करेंगे, यहाँ पे डॉलर लेके आएंगे, बदले में वो ज़रिए अजनास लेके जाएंगे। वैसे भी उनको ज़रूरत पड़ती है। मैं बहरीन गई हुई थी, तो वहाँ पे जिस वक्त मैं गई हूँ मई में, तो मैंने कहा जी आम कहाँ से आ गए, तो उन्होंने कहा जी ये यमन से आओ, बिल्कुल अच्छे आम नहीं थे। तो फिर उन्होंने हमें कहा कि जी सबसे बेस्ट आम तो आते ही पाकिस्तान से। तो आप सोचें कि अगर हमारे आम इतने मशहूर हैं, अभी चाइना में हमने बड़े बेहतरीन आम भेजे, उसके बाद चाइना को चावल हमने भेजे हैं, हमारे वहाँ पे गए हैं। अब उन्होंने शायद गधों का ऑर्डर किया कि गधे भी हमें भेजे जाएँ। अभी रूस से ज़मीनी रास्ते से ट्रक आया है तजारत का। तो हमें तजारत खोलनी होगी, हमें ज़री इनकलाब लाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप करना होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि किसानों को मंडियों तक रसाई देने को महात्मा कहते होते थे ना कि जी कौमें सड़कों से नहीं बनती हैं। तो जब आप किसानों को मंडियों तक रसाई देने के लिए आप सड़कें बनाएंगे तो वो पहुंचेंगे ना वहाँ पे, और इसी तरह उनका भी जो उगा रहे हैं फसलें वो टाइम पे मंडियों पे जाएंगी तो उनको भी कोई फ़ायदा होगा। तो कौमें सड़कों से ज़रूर बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़रूर बनती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है किसी मुल्क की तरक्की के लिए। महात्मा साहब सिर्फ आप लोगों को बैठ के कुरान पाक से मंसूब करके ऐसी आयात जो कुरान पाक में नहीं, सिर्फ वो ना सुनाएं, आप लोगों को स्टडी भी करने दें। अपनी तरफ से झूठी बातें जो मंसूब करते रहते हैं और लोगों को गुमराह करते रहते हैं वो छोड़ दें। बहरहाल फिर अपने दौर में ही आपको फीते भी काटने पड़े नवाशी की बनाई हुई मोटरवेज के, और BRT जैसा एक सिस्टम भी देना पड़ा जिसकी लागत ही 3-4 गुना जो थी वो बढ़ा दी गई थी। है जी, बात हम यहाँ पे कर रहे थे। तो अभी तो ये था कि हुकूमत जो थी वो ज़राअत पे कितनी सीरियस थी, वो हमें बजट में भी नज़र आया कि जब बजट में 2250 बिलियन किसान पैकेज रखा गया। फिर उनका 30 बिलियन जो है वो सोलर के लिए रखा गया कि जितने ट्यूबवेल है, 11 लाख के करीब ट्यूबवेल है, उनको सोलर पे किया जाएगा। पानी के इंतजाम और फराहमी के लिए कुछ 10 बिलियन रखे गए। फिर खाद पर सब्सिडी के लिए कुछ 6 बिलियन रखे गए। तो ये चीज़ें रखी इसलिए गई कि ताकि ज़राअत
मुल्क के अंदर हो, IT और ज़राअत, इन दो के ऊपर फोकस किया जा रहा है इस हुकूमत में। अब देखना ये कि निगरान हुकूमत आती है, आगे किसकी हुकूमत आती है। अभी तक तो कहा यही जा रहा है कि नवाज लीग की हुकूमत का ही सुना जा रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि अवाम किसको वोट देती है। अगर अवाम को ज़्यादा पिसने का शौक़ है और फिर दोबारा तबाही में जाने का शौक़ है तो हो सकता है वो खान साहब को भी वोट दे दें। हमारी अवाम का कुछ पता तो नहीं चलता है, तब्दीली के नाम पे पहले भी गुमराह हुई है और आगे भी जो है वो गुमराह हो सकती है, जैसे खान साहब ने करने की कोशिश की है। बड़ा उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि अगर जुल्म नहीं बर्दाश्त कर सकते तो मर जाओ। ये कुरान में कहीं नहीं है, खुदकुशी का कुरान में कहीं हुक्म नहीं है। क्या फिरौन की कौम को कहीं पे कहा गया था कि मर जाओ? नहीं, हर जालिम के लिए कोई ना कोई मूसा आ जाता है, आपने मुकाबला करना। खुद तो आप बाल्टी पहन के जाते हैं, खुद तो आप डरते मुकदमा में भी पेश नहीं हो रहे होते हैं। आज भी तोशाखाना केस में उसको काबिल समाअत करार दे दिया गया और आपके वकील 3 दिन से लगे हुए थे कि हमें हमारे ख्वाजा हारिस नहीं आ रहे, फलां नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि आज अब ख़त्म हो गया आपका, अब आप दलाइल नहीं दे सकते, अब दलाइल आपके ख़त्म हो गए। अब आपको जो है वो काबिल समाअत है और अब 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। वो फिर हाईकोर्ट चला जाएगा, फिर वहाँ से कोई स्टे लेने की कोशिश कर जैसे पहले हुआ था। बहरहाल ये तमाशा तो इस मुल्क में चलता रहता है। तो खान साहब ने दूसरों के बच्चों को कहा कि मर जाओ, सूली चढ़ जाओ, लाशें दे दो मुझे। ये फ्रस्ट्रेट हो चुका है ये शख्स। और ये जो कल्ट फॉलोइंग होती है, जो दुनिया में ऐसे बहुत से कल्ट फॉलोअर्स गुजरे हैं जिन्होंने इज्तिमाई खुदकुशियाँ की हैं और लोगों ने उनकी खातिर खुद भी मरे और अपने बच्चों को भी मारा। तो खान साहब के भी बहुत से ऐसे कल्ट फॉलोअर होंगे जो उनके लिए मरने के लिए तैयार होंगे, शायद अपने बच्चों को भी मार दे, लेकिन वो ये नहीं सोचेंगे कि खान साहब के बच्चे लंदन में बैठे हैं, वो अपने बच्चों को मुल्क में नहीं बुला रहा, लेकिन हमें कह रहा है कि तुम मर जाओ। और 9 मई को इतने बच्चों को मरवा दिया, इतने बच्चे अभी जेल के अंदर हैं, उनको उनकी परवाह कोई नहीं है। अभी भी वो कहता है, मुंह को खून लग गया कि मेरे लिए तुम खून बहा दो। और भाई आप खुद निकल कर खुद तो कोई कुर्बानी दे दो। खुद तो ऐसी स्टोरियां बनाते हो कि रॉकेट लॉन्चर लेके बैठे हुए थे, मुझे जहर देने लगे हैं, मेरी सिपारी दे दी गई है, और दुनिया के बच्चों को आप कहते हो मर जाओ। वो क्यों मरे? वो क्यों ना डॉक्टर बने, वो क्यों ना इंजीनियर बने, वो क्यों ना तहकीक करके साइंसदान बने, वो क्यों ना इस मुल्क के अंदर तरक्की करे? आप उनको ये क्यों नहीं कहते कि तरक्की करो? आप उनको ये क्यों नहीं कहते कि पढ़ो, पढ़ के इस सिस्टम को बदलने की कोशिश करो? आप कहते हो कि गुलामी। कौन सी गुलामी? आप किस गुलामी में बैठे हुए? अभी तक आपने गुलामी देखी कौन सी? आपने जेल देखी कौन सी है? एक दिन जेल गए हैं और आपने आग लगा दी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद भी आपको चीफ जस्टिस ने बुलाया और आके कहा है कि जी आप आएँ, आप तशरीफ लाएं, 20 लोगों को साथ लेके आएँ और उनके साथ रातों को गपशप करें, और आप कह रहे हैं गुलामी? कौन सी गुलामी? किस किस्म की गुलामी? और आपके साथ हुआ ही क्या जो दूसरी सियासी पार्टियों के साथ हुआ है? किसी का लीडर सूली चढ़ गया है, किसी के लीडर को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया है, किसी लीडर को एग्जाइल में भेजा गया, त्यारा साजिश केस में भी कत्ल की उनको सजाए मौत की सजा दी गई थी। आपके साथ हुआ क्या है? ताहियात नाअहल किया गया। आपके अपने लोग अब आके बताने के नवाज शरीफ किसके लिए साजिश क्यों, बल्कि आप खुद सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दायर करके उसके कह रहे हो, लोगों के बच्चों को आप कह रहे हैं कि मर जाए। आप आ जाते हैं बैठ के। कल आपने IMF के साथ भी डील खराब करने की कोशिश की है, प्रेस रिलीज तो आ गई जी हम इसको मानते, लेकिन अंदरूनी कहानी क्या थी? आपने उनको कहा कि क्या गारंटी है कि ये टाइम के ऊपर इंतखाबात होंगे? तो उन्होंने कहा जी हम तो ज़्यादा सियासी मामला में इनके पढ़ नहीं सकते हैं। तो खान साहब की कोशिश तो ये थी कि जी उन्होंने आगे का बोर्ड के जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी राय दे सकते हैं, हम अपने स्टाफ रिपोर्ट में ये लिख के भेज देंगे जी खान पे बड़ा जुल्म, लॉबिंग जो करवाई जा रही है US में बैठ के, मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो करवाया जा रहा है, पैसा लगा रहे हैं मुल्क को बदनाम करने के लिए, मुल्क को तबाह करने के लिए। कि IMF की डील अभी भी ना हो, पहले भी तोड़ी, फिर वो शौकत तरीन के जरिए भी तोड़वाने की कोशिश की, और अब भी आप कोशिश करें कि IMF की डील ना हो। सामने आके मजलूम बन जाते हैं कि मैंने IMF को समझाया जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। भाई खान साहब, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो आपने क्रिएट की हुई है। हुआ क्या है? आप निकल गए हैं उसके जरिए, नो कॉन्फिडेंस के जरिए। तो दुनिया में वज़ीर आज़म जाते हैं, ऐसा कौन सा जुल्म का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा था? क्या नवाज शरीफ को आपने जेल नहीं भेजा? शहबाज शरीफ को आप नहीं भेजते रहे? अभी आप नैब का फैसला आया कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो प्लॉट अलॉटमेंट वाला केस था वो करियर उनका तबाह करने के लिए बनाया गया। किस लिए आपने बनाया था? मीर शकील रहमान को जेल भेजना था और नवाज शरीफ को साथ उसमें आपने जेल भिजवाना था। आप ही थे ना जो कहते थे मैं इनका AC उतरवा लूंगा। मरियम नवाज को बाप के सामने जेल से गिरफ्तार करवाया गया, कौन कौन नहीं जेल गया, और आज आप अभी जेल भी नहीं गिरवा। तो जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया। मतीउल्लाह जान किडनैप हो गया, साबिर शाकी जो झूठ रिपोर्टिंग करता रहा है, सारी दुनिया को पता। मोहित पीरजादा जिसके बारे में मुबैना तौर पर यह कहा जाए 19 करोड़ पे आपने उसकी वेबसाइट को दिया,
और वेबसाइट उसकी जो ग्लोबल विलेज को चल रही होती थी, ये भी मुबैना तौर पे आया कि बाप का अंगूठा वो लगवा रहा था मरते हुए बाप का दस्तावेज़ात पे, और उसने भी मुंह से कहा कि नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ था पानामा, हम सोच रहे हैं। उनकी सहाफतें थी यही कि उनको कहीं से इशारे मिल रहे थे, कहीं से कहा जा रहा था, वो आपके लिए करते रहे। जब उन्होंने हाथ खींचा तो उनको कोई मुल्क से बाहर भाग गए तो वो कह दीजिए बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा भाई यहाँ पे रहने वालों ने गोलियां खाई हैं, मारे खाई हैं, अगवा हुए, तब आपको जुल्म नजर नहीं। और झूठ बोला कि मैं मतीउल्लाह जान को अगले दिन वापस ला, मतीउल्लाह जान रात को वापस आ गया था और आपका कोई किरदार नहीं था उसको वापस लाने में। आप तो ट्वीट्स तक लोगों की डिलीट करवाते थे, आपने तो लोगों के सहाफ़ियों के रोजगार खत्म करवाए। आज आप बैठ के आज़ादी इज़हार राय पे बात कर रहे हैं और जिन 3 सहाफ़ियों का आप नाम ले रहे हैं उनकी खबरें तो जाके देख लें। साबिर शाकिर सारे झूठ के पलंदे सुनाता रहता था, लोगों को झूठी खबरें देता रहता था, वो लोगों को कितनी उसकी फेक खबरें थी। मोहित पीरज़ादा क्या करता था, प्रोपेगेंडा। वजाहत वो जो जाके टब में लेट जाता था वज़ीर आज़म हाउस के और हमें बताता था कि इसी की वजह से पाकिस्तान तबाही का शिकार है। अब वो जो $3 अरब आपने अपने लोगों में बांटे हैं, जिनमें से एक बिजनेसमैन ने उसके जरिए जाती जहाज मंगवा लिया, उसका हिसाब तो देना आपने कि वो आपने किन को बांटे हैं। जो फराग गोगी की करप्शन, उसका हिसाब देना। तोशाखाना शुरू हो रहा है ना आपके ऊपर। अगर चोरी नहीं की है तो भागते क्यों आए, मुकाबला करें। अदालतों से आप भाग रहे हैं, अलकादा ट्रस्ट में तो आप बादाम आप गवाह बनने के लिए तैयार हो। तो खान साहब चोरियां जो की है ना वो खुलने का खदशात है, इसलिए आप कह रहे हैं कि लोगों मर जाओ किसी तरह मुझे बचा लो, इन ये जो मेरी चोरियां आ रही हैं। तो लोग अब आपको नहीं बचाएंगे, अब आपका हिसाब होगा, अब आपके हिसाब का वक्त आ चुका हुआ है। और खुदा का वास्ता है सियासत में मजहब को ना घुसेड़ें और जो कुरान से मंसूब करके आप आयात चलाते हैं अल्लाह के अजाब से डरें कि आप कुरान से मंसूब करके कोई ऐसी बात नहीं कह सकते जो अल्लाह ने ना कही हो। तो खुदा के लिए कुछ अकल के नाहुन लें और अभी भी टाइम में सुधर जाए। वैसे 70 साल में बंदा सुधरता तो नहीं, लेकिन शायद जिस वक्त भी अल्लाह किसी को हिदायत दे दे। चले जी, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।